प्रारंभ करने से पूर्व मैं अपना डिक्लेरेशन प्रस्तुत करता हूं। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन लीगल बाइंडिंग है, इसलिए डिक्लेरेशन देना आवश्यक होता है। मेरा नाम आरसी धीमान है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ और मैं भारत के संविधान को भारत के नागरिकों के लिए निशुल्क, बिना किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ लिए बगैर, मैं यह देश के नागरिकों के हित में इसे असिस्टेंट प्रोफेसर भारत के नागरिकों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। 360 मेरा तक हो गया, उद्देश्य मतलब किसी करीब भी राजनीतिक दल की विचारधारा का समर्थन या ये विरोध है। करना नहीं है। अब संविधान नहीं जानता था, हाँ थोड़ा थोड़ा वन विभाग में कभी किताब कानून की पढ़ लेता था काम भर के लिए, लेकिन ये तो बल्कि पूरा यही है हमारा एक संविधान और बाबा साहब का धम्म, बुद्धेर धम्म। आवाज म्यूट कर इतना ही दीजिए, जानना किसी की बात आवाज आ रही है। भूल जाओ। हाँ आप भूल जाओ क्या इसको। हाँ भूल जाओ, वो डिफरेंस है। तो धम्म एक संस्कार है, हाँ संविधान एक कानून है। आप समझो, आप कानून से आपके पास है कोई लीड वाला नहीं? एस आई साकेत जी, थोड़ा सा अपना आप जो है म्यूट करके चर्चा करिए। गुमराह करते हैं ना, गुमराह, इसे गुमराह की भाषा बोलेंगे। सीखने का साधन अच्छा है, सीख सकते हैं। एक धम्म संस्कार है। आप संस्कारित होंगे तो आप निश्चित तौर पर आप कानून का पालन करें। संस्कारित है ही नहीं, संस्कारित है ही नहीं है। पहले बन गए ना धर्मगुरु, ये दे रहे हैं शिक्षा, माफ करना। संस्कारों की शिक्षा दो, तलवार ये की शिक्षा नहीं नहीं। साकेत जी से निवेदन है कि साकेत जी अपना म्यूट कर ले माइक। संविधान सब जानते हैं, संविधान खतरे अरे में, लोगों ने मतदान कर श्रद्धे दिया। हम नहीं जानते। अच्छी बात है, ये काम इनका है, इस काम को भाई करना इनको चाहिए म्यूट ना। करिए, भाई जो भी ऑपरेट कर रहे अच्छी हैं। बात है, लेकिन हमें पहले ऐसे अब वो शांति सुन नहीं रहे। मान कर ये समझ लेना चाहिए कि हमारा महापुरुष संत ने हमको क्या दे गया है, दे गया है ना। जो चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, ये शिक्षा का मामला। सभी को म्यूट करके बहुत तेज मुझे तेज बोल रहे म्यूट कर दीजिए। हैं। अच्छा हो गया सर, हो गया सर, चलिए, म्यूट हो गया। थैंक यू। हाँ तो मैं बता रहा था कि मेरा उद्देश्य किसी भी देश के नागरिकों को संविधान को बताना है। किसी भी प्रकार की राजनीतिक विचारधारा का समर्थन या विरोध करना नहीं है, बल्कि समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय के उद्देश्यों को सफल करने के लिए मैं भारत के संविधान पर चर्चा कर रहा हूं। और पिछले जो है लेक्चर में हम लोग ने इलेक्शन कमीशन पे चर्चा करी थी और इमरजेंसी प्रोविजंस पे भी चर्चा करी थी। तो संविधान के अंदर जो है हम लोग महत्वपूर्ण सभी बिंदुओं पे चर्चा कर चुके हैं। अब एक आर्टिकल जो है 393 है, तो उस पे चर्चा आज हम लोग करेंगे। 393 आर्टिकल। और एक बड़ा कंफ्यूजन जो है लोगों के दिमाग में ये रहता है कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ या 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लोग इसमें भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में यह साफ साफ लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक,
राजनीतिक न्याय, विचार, विश्वास इत्यादि उद्देश्यों को पूर्ति करने के उद्देश्य से 26 नवंबर को हम लोग 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो भारत की जनता की तरफ से ये संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। 3 बिंदु हैं: अंगीकृत करना और आत्मार्पित करना और अधिनियमित करना 26 नवंबर को। फिर 26 जनवरी आती है। 26 जनवरी को भारत देश का संविधान लागू हुआ। तो इस विषय में भारत का संविधान क्या कहता है, भारत के संविधान के अंदर क्या है, तो इस संदर्भ में जो बिंदु है महत्वपूर्ण, उसको भी समझना अति आवश्यक है। क्योंकि जहां प्रियम्बल 26 नवंबर 1949 को भारत देश के नागरिकों के द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की बात कहती है, वहीं 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने की भी बात होती है। तो हम लोग इस बिंदु को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 393 जो संविधान है उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइटल। व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस लॉ? तो अनुच्छेद 393 में लिखा है कि भारत का संविधान, इसको क्या कहा जाएगा? भारत का संविधान। 393 जैसे कोई भी एक्ट जब हम लोग पढ़ते हैं तो उस एक्ट के संदर्भ में अनुच्छेद 1 में या जो है सेक्शन 1 में ही जो है यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि इस एक्ट का नाम क्या है और इस एक्ट का उद्देश्य क्या है। परंतु जब भारत के संविधान को हम देखते हैं तो यह आरंभ होता है प्रियम्बल से, और प्रियम्बल के बाद आर्टिकल 1 है। आर्टिकल 1 जो है यह बताता है कि इस देश का नाम क्या है और इसको क्या कहेंगे। तो आर्टिकल 1, व्हाट इज द नेम ऑफ आवर कंट्री? आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया, दैट इज भारत, shall be the union of the state। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 1 यहाँ पे कहता है, इट मीन्स यहाँ पर जो इंडिया जिसे भारत कहते हैं वह राज्यों का संघ होगा, यूनियन होगी। आर्टिकल 1 में यह बात स्पष्ट की गई है। और जब हम दूसरे एक्ट देखते हैं तो उसके सेक्शन 1 में जो है उस एक्ट का नाम लिखा होता है। परंतु यहाँ पर आर्टिकल 1 में इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट की बात की गई। और जो ये लॉ है इसका नाम क्या है, इसको अनुच्छेद 393 में बताया गया कि यह भारत का संविधान, इसका नाम होगा भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से हम देखते हैं
कि भारत के संविधान के अंदर अनुच्छेद 393 इस लॉ का नाम बताता है। और अब बात आती है ये 393 के बाद 394 की। तो 394 के अंदर यह बताया गया है कि ये जब संविधान बनकर तैयार हुआ 2 साल 11 महीने 18 दिन में, और फिर भारत की जो इस पार्लियामेंट है उसमें जो संविधान सभा थी उसने जो है इसको 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। तो अनुच्छेद 394 ये बताता है कि अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393, जो कि 93 अभी बताया भारत का संविधान जिसमें लिखा हुआ नाम। ये अनुच्छेद जिनके विषय में मैंने अभी भी बताया ये तुरंत प्रभावी हो गए, ये उसी समय लागू हो। और बाकी जो आर्टिकल संविधान में रह गए वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, परंतु अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 तुरंत लागू हो गए। जी, अब सवाल ये पैदा होता है कि 26 नवंबर 1949 को पूरा संविधान क्यों नहीं लागू हुआ? ऐसी क्या आवश्यकता थी कि बाकी का शेष संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ? तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर भी चिंतन करने की आवश्यकता है कि इस दौरान जो है ऐसे कौन से भारत देश के अंदर काम हुए जो संविधान के लागू होने के बाद नहीं हो सकते, या ऐसी कौन सी समस्याएं थी जिसकी वजह से 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। अथवा जो कांग्रेस का जो है 26 जनवरी को जो उन्होंने भारत छोड़ो का आंदोलन का नारा दिया था, क्या उस दृष्टि से इसको 26 जनवरी को लागू किया गया? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, ये चिंतन का विषय है। परंतु जो है हम लोग डिस्कस ये करते हैं कि अनुच्छेद 5 तुरंत क्यों लागू किया गया, व्हाट वाज द रीजन। तो कोई भी देश देश तब होता है जब उसमें पॉपुलेशन हो, लोग हो, उस देश के अंदर एक सरकार हो, मान्यता प्राप्त उस देश के नागरिकों, उस देश के नागरिकों से मान्यता प्राप्त सरकार होनी चाहिए। सरकार हो, और दूसरी बात उस देश की सीमाएं हो।
निश्चित सीमाएं, तो उस देश के अंदर जो है उसे इंटरनेशनल लेवल पर स्टेट का दर्जा यानी मान्यता प्राप्त होती है कि ये भी एक कंट्री है। तो ये भी मानक है। तो अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9, ये दोनों, ये जो है जो आर्टिकल है, ये सिटीजनशिप से संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है। तो नागरिकता तो संविधान के 26 नवंबर 1950 को ही जो है 49 को ही जो है नागरिकता अति आवश्यक थी। और ये 5, 6, 7, 8, 9 तुरंत लागू हुए। इनको जो है तुरंत प्रभावी कर दिया गया। और अनुच्छेद 5 में जो है संविधान की नागरिकता के प्रारंभ होने के संबंध में बताया गया है। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से जो नागरिक या व्यक्ति भारत आए उनको कैसे नागरिकता मिले, क्योंकि जो ये जो पार्टीशन हुआ था भारत और पाकिस्तान का, तो इंडिया एक बड़ी सी कंट्री थी। वह कंट्री दो भागों में जब विभाजित हुई तो दो देश का निर्माण हुआ और दो देश की अलग अलग नागरिकता होगी। तो अब चूंकि यह एक देश था, एक रिश्तेदार, एक के रिश्तेदार दूसरे के यहाँ, दूसरे के रिश्तेदार एक दूसरे स्थान पर रहते थे, तो जो चॉइस का मामला था कि जो भारत देश में रहना चाहता है भारत में आ जाए और जो पाकिस्तान में रहना चाहता है पाकिस्तान में रह ले। तो ये जो विभाजन हुआ बहुत त्रासदीपूर्ण था और इसमें बहुत जनहानि हुई थी, धन हानि हुई थी। और फिर जो है जो सेटलमेंट हुआ उस सेटलमेंट के बाद जो है ये नागरिकता भी सेट की गई कि भाई सेक्स आर्टिकल जो है 6 में पाकिस्तान से जो भारत आए हुए लोग हैं उनको आर्टिकल 6 के अंतर्गत नागरिकता प्रदान होगी। 7 में उन लोगों को जो भारत से पाकिस्तान चले गए हैं उनको, उनके संबंध में जो है विधि व्याख्या करती है। इसी तरीके से 8 और 9 भी नागरिकता से संबंधित प्रावधान जो है लागू कर दिए गए। उसके बाद आता है आर्टिकल 60 जो राष्ट्रपति की शपथ के संबंध में है, वो भी तुरंत प्रभावी हो गया। और 324 जिसके विषय में पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, इलेक्शन कमीशन के संबंध में कि भारत का एक इलेक्शन कमीशन होगा, चुनाव आयोग होगा, और जिसका काम जो है, जिसका वह आयोग अधीक्षण, निरीक्षण और निर्देशन का काम करेगा। यानी पूरे भारत देश के अंदर इलेक्शन को कराने का जो काम है वह भारतीय चुनाव आयोग का है। और ये महत्वपूर्ण आर्टिकल अनुच्छेद 324 भी तुरंत प्रभावी हो गया। अब जो है 366, तो 366 के अंदर जो है डेफिनेशन दी हुई है, क्योंकि कोई भी अधिनियम के अंदर जब शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उस शब्द का अर्थ क्या होगा, उस शब्द का अर्थ क्या होगा, what will be the meaning of this word, यानी what is the interpretation of this word, किसी भी शब्द का निर्वचन क्या होगा। जैसे कि कृषि आय, अब ये जो एग्रीकल्चरल इनकम यानी कृषि आय शब्द है, इस शब्द का अर्थ क्या होगा,
किन किन चीजों को कृषि आय में शामिल किया जाएगा और किन किन चीजों को कृषि आय में नहीं शामिल किया जाएगा, ये तो संविधान के अंदर बताना है। अब ये बताने के लिए आवश्यक है कि इसको परिभाषित किया जाए कि कृषि आय क्या है। कृषि आय के अलावा संविधान के अंदर कितने शब्द प्रयोग किए गए हैं, उन शब्दों का भी जो है अर्थ क्या है, ये सारी चीजें जो है इसमें अनुच्छेद 366 में परिभाषा के रूप में व्यक्त की गई है। और इसके अलावा जैसे कि आर्टिकल होता है, आर्टिकल यानी अनुच्छेद। अब अनुच्छेद क्या चीज होती है? अनुच्छेद को भी इसमें समझाया गया है। न्यायालय क्या है, इन सब चीजों को इंटरप्रिटेशन करने की आवश्यकता है, तो वो अनुच्छेद जो है 366 में समझाया गया है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको इसमें समझाया गया है। अब कोई भी शब्द होता है तो उसका अर्थ तो जो है इसमें लिखा हुआ है कि इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, परंतु जो है इसका अर्थ इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार किसके पास है? क्योंकि जो इंटरप्रिटेशन यानी शब्द का अर्थ समझाने का संविधान के अंदर, चूंकि संविधान लिखित होता है और उसके अंदर कठिन कठिन शब्द होते हैं, उन शब्दों का एक अर्थ होता है और उस अर्थ का अनर्थ ना कर दिया जाए। भाई एक व्यक्ति कुछ बताएगा, दूसरा व्यक्ति कुछ बताएगा, तो फिर संविधान का जो अर्थ है, जो भाव है, वह व्यक्त कैसे हो? सत्ता पक्ष किसी आर्टिकल को अपने दृष्टिकोण से एक्सप्लेन करता है और विपक्ष किसी आर्टिकल को अपने दृष्टिकोण से स्पष्ट करता है, तो फिर तो संविधान का अर्थ समझना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो ये इंटरप्रिटेशन के लिए भी अनुच्छेद 367 रखा गया। जैसे 366 है, 366 के अंदर कृषि आय, कृषि आय से कृषि आय से अभिप्रेत क्या है, ये इसमें परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद क्या है, ये भी इसमें एक्सप्लेन किया गया है। उधार लेना, ये जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो है एक देश दूसरे देश से कर्ज लेता है, उधार ले, तो उधार लेना से आशय क्या है, इसको भी एक्सप्लेन किया गया है। निगम कर क्या है, इस तरीके से जो है ऋण क्या है, संपदा शुल्क क्या है, फेडरल न्यायालय क्या है, प्रत्याभूति क्या है, उच्च न्यायालय क्या है, इन सब चीजों को जो है परिभाषाएं जो है 366 में दी गई। परंतु 367 के अंदर इंटरप्रिटेशन की जो बात की गई है, वह इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार न्यायालय को। अगर विधायिका में किसी विधि या किसी कानून या किसी अनुच्छेद के संबंध में
कोई विवाद उत्पन्न होता है या जो है किसी केस के अंदर जो है, तो उस आर्टिकल को, उस सेक्शन को न्यायालय ही एक्सप्लेन करेगा कि इस शब्द का अर्थ क्या है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में, चोरी शब्द सभी लोगों ने सुना होगा, और हम क्रिमिनल लॉ से इस एग्जाम्पल को दे रहे हैं ताकि सभी लोगों को इजी वे में समझ में आ जाए। तो चोरी शब्द से आशय है कि कोई भी जंगम संपत्ति किसी व्यक्ति के कब्जे से उसकी सहमति के बगैर बेईमानी पूर्वक आशय से हटाया जाना चोरी होती है। अब जो है, कोई जंगम संपत्ति यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव हो सके, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सके। तो ऐसी बहुत सारी संपत्तियां हैं जो चल संपत्ति कहलाती है, मूवेबल प्रॉपर्टी। अब मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई चीज चोरी हुई, जैसे कि एक पेड़ है जंगल में, या कोई आम का बगीचा है, उसमें एक पेड़ लगा हुआ है आम का। अब उस आम के पेड़ की चोरी हो गई, तो वो चोरी हुई या नहीं हुई, चोरी की परिभाषा में आता है कि नहीं आता। तो कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, ले जाई जा सकती है, वो चोरी की परिभाषा में आती है। और अगर वो मूव नहीं कर रही है, मतलब पेड़ को काटा नहीं जा रहा है, तो ऐसे तो जड़ों सहित तो कैसे जाएगा। या तो उसको जमीन से पूरा उखाड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाए। अगर वह चल हो जाता है तो मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, चोरी की परिभाषा में आती है। अगर वह अचल संपत्ति है, जैसे मकान है आपका, कोई बिल्डिंग है, कोई ऐसी चीज है जो जड़ी हुई है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं, फिर वो चोरी नहीं, चोरी की परिभाषा में नहीं आएगी। तो ये जो शब्द है मूवेबल और नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी, जब इस पर डिस्प्यूट होता है कि ये प्रॉपर्टी मूवेबल है या नहीं है, तो इट विल बी डिफाइन। ये कौन इसको बताएगा, एक्सप्लेन करेगा? इंटरप्रिटेशन की जो शक्ति है वो न्यायालय में निहित, और न्यायालय में निहित है, न्यायालय बताएगा, न्यायालय ही समझाएगा। कानून को बनाने की शक्ति विधायिका में निहित है, बनाती वो है कानून, परंतु उसने जो कानून बनाया है उसका अर्थ समझाने की शक्ति उसमें निहित नहीं है। वह इंटरप्रिटेशन करने की शक्ति न्यायालय में निहित है, और न्यायालय जो इंटरप्रिटेशन करता है वह भी विधि के दायरे में रह के करता है। जो उसको कानूनी शक्तियां प्राप्त हैं, जो संविधान के अंदर शब्द दिए गए हैं, उन्हीं को पढ़ के उन्हीं को एक्सप्लेन करता है। जैसे कि भारत का संविधान के अंदर आर्टिकल 13, तो आर्टिकल 13
वन कहता है कि इस संविधान के लागू होने से ठीक पहले भारत में प्रवृत्त वो समस्त विधियां कानून जो भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हैं, वो सारे कानून शून्य होंगे, उन सभी का स्टेटस 0 होगा। जैसे कि मनु स्मृति, जो मनु स्मृति एक पुस्तक है, उसके अंदर ऐसे प्रोविजन जो संविधान के भाग 3 के विरुद्ध है, उनका स्टेटस कानून की नजर में 0 होगा। वो कानून नहीं है, उनका एग्जिस्टेंस संविधान का आर्टिकल 13(1) 0 कर देता है। न केवल मनुस्मृति का स्टेटस जो है संविधान का आर्टिकल 1 0 कर देता है, बल्कि भारत में विभिन्न प्रकार की ऐसे विधियां, ऐसे कानून, ऐसे रूढ़ी, ऐसी प्रथाएं जो विद्यमान थी और लंबे समय से चली आ रही थी, परंतु जैसे ही संविधान लागू हुआ, आर्टिकल 13 ने लाखों लाखों करोड़ों विधियों को, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक में दिए गए प्रोविजंस है, उनके विरुद्ध है, तो उन विधियों का स्टेटस 0 हो जाता है। जरूरी और प्रथाएं और वो जो भी हैं, चाहे वो जिस धार्मिक पुस्तक में हो, उनका स्टेटस संविधान 0 कर देता है। दैट इज नॉट लॉ, दैट इज नॉट लॉ, द स्टेटस ऑफ द लॉ विल बी 0। अब सवाल ये है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान के लागू होने से ठीक पहले जो भी कुप्रथाएं, कुरूढ़ियां थी, उनका स्टेटस 0 इसलिए हो जाता है कि वो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हैं, वो राइट टू इक्वालिटी के विरुद्ध हैं, वो राइट टू लाइफ के विरुद्ध हैं, वो जो है, जो हमें फ्रीडम प्राप्त हुआ है, उसके विरुद्ध हैं। तो फिर निश्चित रूप से उनका स्टेटस 0 होगा। बट वो फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध हैं या नहीं है, ये डिसाइड तो न्यायालय ही करेगा। ये डिसाइड तो न्यायालय ही करेगा। तो भारत देश के अंदर जितनी क्रेज जो है भारत देश के नागरिकों में विधायिका में जाने की है, उससे ज्यादा कहीं क्रेज न्यायपालिका में आने की होनी चाहिए, क्योंकि विधायिका तो सिर्फ 5 साल के लिए होती है। और जैसे अग्निवीर है 5 साल के लिए, वैसे भारत में इलेक्शन भी 5 साल के लिए होता है। जीत गए तो जीत गए, हार गए तो हार गए, ये कोई परमानेंट नहीं। परंतु और जब परमानेंट नहीं है, तो फिर आपके पास पावर भी परमानेंट नहीं है। इसलिए भारत देश के नागरिकों को न्यायपालिका की तरफ रुख करना चाहिए और एलएलबी करके अच्छी तरीके से पढ़ाई करके
भारत के न्यायालयों में, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, चाहे वो एडीजी हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, उसमें जाने के लिए धुन पैदा करनी चाहिए और उसमें जाने के लिए पढ़ाई करके, मेहनत करके वहां पे भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। अगर ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो जो शक्ति कार्यपालिका के पास है, जो शक्ति विधायिका के पास है, वो उसका जो इंटरप्रिटेशन की जो शक्ति न्यायालय के पास है, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। और कोई भी एक्ट, कोई भी कानून संविधान सम्मत है या नहीं है, संविधान विरोधी है या संविधान के सम्मत है, ये भी वही डिसाइड करते हैं, न्यायपालिका। तो इंटरप्रिटेशन की जो पावर है वह बड़ी इम्पोर्टेंट पावर है। एंड आई थिंक दैट कि जो है लोगों को पढ़ना चाहिए और पढ़ने के बाद जो है न्यायपालिका की तरफ बढ़ना चाहिए और अपनी भागीदारी न्यायपालिका में बौद्धिक रूप से लेनी चाहिए। क्योंकि भारत के संविधान के अंदर अनुच्छेद 367 इंटरप्रिटेशन के लिए बताता, और इंटरप्रिटेशन के लिए एक जो है एक्ट को भी सजेस्ट करता है कि संविधान के निर्वचन के लिए साधारण खंड अधिनियम 1897 के अंतर्गत रहते हुए अनुच्छेद 372 को दृष्टिगत रहते हुए ये इंटरप्रिटेशन किया जाएगा। तो इस संविधान में संसद के या उसके द्वारा बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति किसी निर्देश अथवा किसी राज्य के विधानमंडल के या उसके द्वारा बनाए गए नियमों या विधियों के प्रति किसी निर्देश का अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत यथास्थिति राष्ट्रपति द्वारा निर्मित अध्यादेश किसी राज्यपाल द्वारा निर्मित अध्यादेश के प्रति निर्देश है। तो ये इंटरप्रिटेशन का जो है मामला था, इसलिए इसको तुरंत जो है लागू किया गया। और 367 के बाद जो है 379 से 391 तक जो आर्टिकल तत्काल उस समय लागू किए गए थे, उन सबको निरसित कर दिया गया, यानी समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 379 से लेके 391 तक जो आर्टिकल तत्काल उस समय लागू किए गए थे, बाद में आई डॉक्टरी सरकार के द्वारा इसको निरसित कर दिया गया। तो ये जो है 391 भी यहाँ पे समाप्त हो जाता है और अब बचता है 392। 392 जो है वो भी उसी समय लागू कर दिया गया था। यह 392 कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति राष्ट्रपति को देता है। यानी जो राष्ट्रपति हैं उनको शक्ति उसी समय कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रदान की गई। 392 को समझ लेते हैं। राष्ट्रपति किन्हीं ऐसी कठिनाइयों को जो विशिष्टतया भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों से इस संविधान के उपबंधों को संक्रमण के संबंध में हो दूर करने के प्रयोजन के लिए आदेश द्वारा निर्देश दे सकेगा। यानी कि यहाँ पर जो है राष्ट्रपति को आदेश व निर्देश करने की शक्ति प्रदान की गई है। इस प्रकार से अनुच्छेद 393 से लेके जो 393 लास्ट है, 393
जो 394, जिसके अंतर्गत 5 से लेकर के 393 तक आर्टिकल आते हैं, इन सबको तुरंत लागू कर दिया गया। यानी कि ये आर्टिकल जिसके विषय में मैंने बहुत ही संक्षेप में बताया, इनको तुरंत लागू कर दिया गया था। और बाकी जो हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल थे, उनको 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। इस तरीके से हमारे देश का संविधान लागू हो गया और 393 अनुच्छेद के अंदर भारत का संविधान शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी इस लॉ को, इस कानून को भारत का संविधान कहा जाएगा। What will be the name of this law? It will be Constitution of India 393। तो ये एक बड़ी समस्या। अगर किसी से ये पूछ लिया जाए कि ये बताओ भारत का संविधान शब्द किस आर्टिकल में लिखा है, आप बात तो करते हैं भारत का संविधान बचाएंगे और किताब भी दिखाते हैं, परंतु ये किस आर्टिकल में लिखा है तो फिर बताना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जानकारी होना बहुत जरूरी है कि जो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा, तो ये भारत का संविधान शब्द किस आर्टिकल में प्रयुक्त किया गया है। और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल कि कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो है संविधान सभा ने संविधान के अंगीकृत अधिनियम को आत्मार्पित करते समय तुरंत प्रभावी हो गए, और बाकी के जो बचे वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। अब चूंकि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया, यह स्पष्ट कर दिया गया इस संविधान के अंदर, और 26 जनवरी 1950 को एक राष्ट्रीय त्योहार के रूप में इसे मनाया गया। तो ये हो गया आपका 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। इसलिए 26 जनवरी 1950 को हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस यानी गणतंत्र क्या होता है, गणतंत्र क्या होता है, और हम रिपब्लिक डे से क्या समझते हैं। तो गणतंत्र दिवस को समझने के लिए हमको ये समझना होगा कि राजतंत्र दिवस भी कुछ होता है। गणतंत्र दिवस और राजतंत्र दिवस में क्या अंतर है। तो राजतंत्र दिवस जिसमें एक राजा का बेटा राजा बनता है। जब एक राजा की मृत्यु होती है तो उसी के ब्लड रिलेशन से जन्मे उसके पुत्र या पुत्रियां उसकी गद्दी पे बैठते हैं और वह संभालते हैं देश को। राजतंत्र कहलाता है। गणतंत्र क्या होता है। गणतंत्र में वंशानुगत शासन नहीं होता है। एक वंश का, एक जाति का, एक वर्ग का शासन नहीं होता है। गणतंत्र में वंशानुगत शासन नहीं होता है कि भाई वो पिताजी थे प्रधानमंत्री, फिर उसके बाद उनका बेटा हो गया, फिर उनका बेटा हो गया, फिर उनका बेटा हो गया, फिर उनका बेटा हो गया। तो इन द डेमोक्रेसी
सब लोग चुन के आ रहे हैं और वो डेमोक्रेटिक तरीके से चुने जा रहे हैं, और व्यक्ति का इलेक्शन लड़ने का और उसके भी सारे बराबर के अधिकार हैं। तो ये तो हुआ आपका रिपब्लिक। परंतु रिपब्लिक में जब एक ही वर्ग, एक ही व्यक्ति, एक ही जाति के लोगों की शासन सत्ता चलती चली आती है, तो वास्तव में वह रिपब्लिक मेरी नजर में नहीं होता। जब जो है रिपब्लिक के लिए जरूरी है कि आम आदमी भी इलेक्शन को लड़ सके और लड़ करके वह जीत सके। परंतु इलेक्शन लड़ना बहुत कठिन काम हो गया। बहुत सारा पैसा चाहिए, करोड़ों में, करोड़ों में रुपया चाहिए इलेक्शन को लड़ने के लिए। और फिर मनी माफिया और मीडिया का जो मैनेजमेंट है, उसके कारण आम जनता जो है इस जो है इलेक्शन प्रोसेस से दूर होती चली जा रही है, और वह उम्मीदवार नहीं बन पा रही है। उम्मीदवारों की जो श्रृंखला है उसमें सिर्फ कैपिटलिस्ट आ रहे हैं, पूंजीपति आ रहे हैं। तो यह एक दूसरे तरह का राजतंत्र स्थापित हो रहा है। धन तंत्र, धन तंत्र का प्रयोग करके एक दूसरे तरीके का राजतंत्र जो है स्थापित हो रहा है। जब हम वाराणसी में देखें तो बहुत सारे लोग जो है इलेक्शन लड़ने से वंचित रह गए, क्योंकि उनके पास धन नहीं था, उनके पास अच्छे वकील नहीं थे कि वो अच्छा वकील रख के जो है लीगल एडवाइस लेकर के फॉर्म भर सके, और जो है उनमें गलतियां ना हो, उनके फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो जो डेमोक्रेसी है, एक गवर्नमेंट बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, तो उसमें सिर्फ जनता द्वारा ही, जनता के लिए, जनता के कल्याण के लिए सरकार बनाई जाए। परंतु जनता की स्थिति है कि वो मात्र वोटर बन के रह गई है, और उम्मीदवार बनने का सपना उसके लिए मुश्किल है। वह हर व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है, हर व्यक्ति विधानसभा का चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। आर्थिक असमानता के कारण जो है, जो भारत के नागरिकों को भारत की विधायिका में जाने का संविधान द्वारा अवसर प्रदान किया गया, वह मार्ग अवरुद्ध हो गया। उसका प्रमुख कारण है भारत में बढ़ती हुई आर्थिक असमानता, जिसकी वजह से जो सांसद है वही चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि उसके पास पैसा है, वो लड़ सकता है। बाकी आम आदमी, कानपुर के अंदर जैसे 11 आदमी इस काबिल थे जो चुनाव लड़ सकते थे, करोड़ों की जनसंख्या, परंतु मात्र 11 आदमी इसमें थे जो चुनाव लड़ सकते थे। कहने का मतलब है जो आर्थिक असमानता है, उसके कारण जो संविधान अवसर प्रदान करता है देश के नागरिकों को चुनाव लड़ने का, वह अवसर का मार्ग अवरुद्ध हो गया। और धन तंत्र का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि हॉर्स ट्रेडिंग के माध्यम से, पैसों के माध्यम से, मनी माफिया और मीडिया का इस्तेमाल करके जो है इलेक्शन को जीता जाता है। तो ये जो है ये विच काइंड ऑफ दिस डेमोक्रेसी, ये किस प्रकार का लोकतंत्र है जिसमें जो है लोगों की कितनी हिस्सेदारी है। और दूसरा, किस तरह का ये रिपब्लिक है, रिपब्लिक है क्या इसमें वंशानुगत शासन है?
लोग हैट्रिक लगाते हैं। भारत देश के अंदर, रिपब्लिक देश के अंदर लोग हैट्रिक लगाते हैं। 3-3 बार, 4-4 बार, 5-5 बार, 6-6 बार, 7-7 बार सांसद या विधायक बनते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अभी हम भारत के लोग न ठीक से रिपब्लिक हो पा रहे हैं और न ठीक से डेमोक्रेटिक हो पा रहे हैं। संविधान बहुत कुछ देता है, लेकिन संविधान में जो लिखे हुए अधिकार हैं, जो कर्तव्य हैं, जब तक उसको भारत देश के नागरिक जान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, वो इन अधिकारों को नहीं ले सकते हैं। तो आज मैं इस आशा और उम्मीद से अपनी बात समाप्त करता हूँ कि निश्चित रूप से ये संविधान का प्रचार प्रसार जो हमारे देश के नागरिकों ने किया और हम लोग ने उसमें अथक प्रयास किया, तो इसे आगे बढ़ाते रहेंगे। और आज जो है अनुच्छेद हम लोग ने 393 और 394 पे डिस्कशन कर लिया है। संविधान के जो महत्वपूर्ण प्रोविजंस है उस पर चर्चा लगभग हो चुकी है, और अब हम लोग निश्चित रूप से जो है संविधान के विषय में काफी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। जब कोर्स पूरा हो जाता है तो इम्तहान होता है, और इम्तहान में देखा जाता है कि जो अ, इस कोर्स को पूरा कर रहे हैं उन्होंने कितना सीखा, कितना नहीं सीखा। अगर नहीं सीखा, फेल होते हैं तो उनकी बैक लगती है, उन्हें फिर से पढ़ना पड़ता है, फिर से पास करना पड़ता है। तो यहीं पे मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर साहब। और आप निश्चित रूप से आपकी एक क्लास एक उस बात के लिए बीजारोपण है कि एक दिन ऐसा होगा जब भारत में हर व्यक्ति, कोई भी जो हॉली बुक होगी, कोई भी धार्मिक ग्रंथ होगा, उससे पहले भारत के संविधान को जान पाएगा। और बहुत ही शुक्रगुजार हैं हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ऐसी सोच के कि जिन्होंने जैसे भारत के संविधान के वाचन का प्रण लिया। और आदरणीय आरसी धीमान साहब हमारे बीच में हैं, बहुत ही गौरवान्वित हैं कि ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है जो बिना किसी स्वार्थ के हर सोमवार को हम लोगों के बीच में ज्ञानवर्धन करने के लिए उपस्थित होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात, चूंकि 1 घंटा होने को है, तो इस कार्यक्रम की ये समापन की ओर है। एक बात जरूर जोड़ना चाहूंगा कि संविधान ने कितना बड़ा काम किया है, वो इस 24 के जनरल इलेक्शन में बता दिया है कि संविधान की ताकत और संविधान के जानने वालों की ताकत इस देश में बहुत बड़ी है। और ये संविधान की ही ताकत है कि 240 नंबर पाने वाला दल आज 24 नंबर पाने वालों के डिपेंडेंट। और कम से कम संविधान को जानने वालों ने कम से कम एक व्यक्ति को अगर दंडवत नहीं किया तो घुटनों पे तो ला ही दिया। तो ये संविधान के जानने वालों की, संविधान के समझने वालों की ही करिश्मा है। और आगे इसी संस्कृति को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा संकल्पित है कि एक एक व्यक्ति संविधान को जाने। आदरणीय प्रोफेसर साहब, जो हालांकि ये जो इम्तिहान वाली बात है, तो इम्तिहान में हम लोग जरूर प्रयास करेंगे। और हम ये बार बार आपसे सुनना चाहेंगे कि संविधान को बार बार पढ़ाया जाए, ताकि हम लोग जितने भी लोग हैं वो इससे अवेयर हों। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के
जो साथी हैं हमारे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे आदरणीय दशरथ मौर्य जी, जिनकी अध्यक्षता में ये वेबिनार संपन्न हुआ। मैं चाहूंगा कि एक बार सभी का आभार प्रकट करते हुए वो आभार वचन हमारे हमारे अध्यक्ष जी कहें। इसके बाद सभ्यता के साथ इस वेबिनार का समापन किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी। संचालक जी, आभारी तो हम लोग हैं ही, सभी लोग जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लोग ये संविधान वाचन सुनते हैं। हम सभी लोग माननीय डॉक्टर आरसी धीमान साहब के पूर्ण रूप से बहुत बहुत आभारी हैं। ये ऐसा है कि ये सभी लोग जानते हैं कि जो भी लोग पढ़ते हैं, शिक्षा के समय शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो सब्जेक्ट जो लेता है उसी सब्जेक्ट को पढ़ता है। संविधान कोई मतलब जो लॉ जिनका होता है वही संविधान को, वो भी पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से पढ़ता है। और लॉ के अतिरिक्त जो अन्य लोग, चाहे वो साइंस साइड हो, आर्ट साइड हो, कॉमर्स साइड हो, जो भी साइड से जो है पढ़ते हैं, उसमें कहीं भी संविधान नहीं पढ़ाया जाता है। इसलिए प्रारंभिक तौर पर संविधान की जानकारी न होने के कारण बाद में भी लोग पढ़ लिख कर करके कोई व्यापार कर लेता है, कोई नौकरी कर लेता है, कोई मतलब सब लोग अपने अपने रोजी रोटी के प्रति लग जाते हैं। तो संविधान के प्रति लोगों का रुझान नहीं रहता है। और मेरा ऐसा मानना है कि संविधान की जानकारी बहुत कम ही लोगों को होती है, रहती है। मैं तो पूरी नौकरी पुलिस विभाग में किया, तो संविधान के प्रति बहुत कम जानकारी हो पाई थी, थोड़ी बहुत जानकारी, लेकिन बहुत कम थी। जिस तरह से माननीय आरसी धीमान साहब समझाते हैं और बताते हैं, ऐसी जानकारी नहीं थी, मुझे भी नहीं थी। लेकिन जब से मैं सुनने लगा, तब से इसके प्रति मेरी रुचि बढ़ गई कि इसे जो है पढ़ें और देखें, समझें। इसमें जो बाबा साहब ने जिस संविधान की रचना किया है, ये हमारा संविधान जो है, ये कि ये पुस्तक नहीं है, ये समझ लीजिए कि हमारे भारत की, इंडिया की जान है। और खास कर करके मतलब निर्बल वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, इन लोगों के लिए तो एक ये संजीवनी है। अगर संविधान का वाचन, इसको लोग केवल एक बार पढ़ लेने से याद तो नहीं होता, लेकिन जो उसके मतलब की चीजें होती हैं कि हमें इस अनुच्छेद में आरक्षण मिला है, हमें इस अनुच्छेद में ये अधिकार मिला है, वो चीजें आदमी को स्वतः ही याद हो जाती हैं, जो उसके मतलब की रहती हैं। तो अगर हम पढ़ते रहें संविधान और सुनते रहें, पढ़ते रहें, तो संविधान का अधिकतम भाग जो है हमें ऐसे ही जानकारी हो जाती है। और माननीय धीमान साहब जैसे जो है वाचन करता हूं, तो उसका और ही विशेष अर्थ रहता है, विशेष ही जानकारी हो जाती है। जैसा कि आज माननीय धीमान साहब बताए, तो बहुत ही अच्छा वाचन किए। गणतंत्र के संबंध में बताए कि मतलब वंशागत शासन नहीं होता है, राजतंत्र शासन नहीं होता है। अब न्यायालय क्या है, विधायिका का क्या वो है। और चोरी, चोरी एक जो है बहुत प्रचलित शब्द है। चोरी शब्द तो सब लोग जानते हैं, लेकिन इसकी परिभाषा वही लोग जानते हैं जो इसको पढ़े होते हैं। तो हमारे एडवोकेट साहब तो पढ़े ही हैं, और धीमान साहब तो इसके प्रोफेसर ही हैं। लेकिन हम लोगों को भी पढ़ाया गया था, तो आज मैंने उसको दोहराया कि चोरी का आशय वो है कि जो है कोई भी किसी जंगम संपत्ति को उसके स्वामी की अनुपस्थिति में उसके सहमति के बिना स्थान परिवर्तन कर देता है, तो वो चोरी हो गई।
और ज्यादातर लोगों को यही बताया जाता है कि संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और जो इसको बहुत गहराई से पढ़े होते हैं वही नवंबर 49 की बात जान पाते हैं। जैसा कि मैं भी इतने गहराई से नहीं पढ़ा था, और सुनते सुनते माननीय धीमान साहब की बातों को सुनते सुनते मेरे पास भी किताब रखी है, जो सुनता हूँ उसमें जो कंफ्यूजन होता है उसको मैं खोल कर करके उसको पढ़ कर कर देखता हूँ। तो ये बात मैंने भी पढ़ा नहीं था, मुख्य मुख्य चीजें पढ़ता रहता हूँ। तो ये आज 1949 वाली बात जो है की भी जानकारी मुझे भी आज हो गई। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रोज बताते हैं, महत्वपूर्ण चीजें बताते रहते हैं। हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं माननीय धीमान साहब के और इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के, जो इसके द्वारा हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक महोदय द्वारा इस तरह का कार्यक्रम रखा गया, और उसका एक दिन निर्धारित कर दिया गया कि प्रत्येक सोमवार को होगा। तो ये भूलने वाली भी बात नहीं रह गई। नहीं तो जनरली तारीख से आदमी भूल जाता है कि इस सप्ताह में फला तारीख को होगा, अगले सप्ताह में फला तारीख को होगा। तो ये बड़ा अच्छा ही कार्यक्रम रहा। इसके लिए हम सभी लोग बहुत बहुत आभारी हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के और माननीय धीमान साहब के। तो इसी के साथ सभी संत गुरु महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं तथा सभी उपस्थित साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त करता हूं और सभ्य सत्ता कर करके समाप्त किया जाए, आज की सभा को स्थगित किया जाए। माननीय एडवोकेट साहब, संचालक जी। क्या हुआ, म्यूट हो गए क्या संचालक जी? संचालक जी सत्य सत्ता करवा दो। हाँ, सभ्य सत्ता कराएं संचालक जी। हाँ, आदरणीय आदरणीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी साथियों, उपस्थित सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभ्य सत्ता के माध्यम से इस वेबिनार का समापन करेंगे। तो सभी लोग हाथ जोड़कर सभ्य सत्ता प्रारंभ करेंगे एक साथ। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सुखी सभ्ये होन्तु चखे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा भद्राणि किंचित् पश्यन्तु दुःखमागमा दुःखमागमा सुखी होन्तु सत्ता होन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा मिनो किंचित् भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु, सत्ता सुखी होन्तु, सर्वे भद्राणि होन्तु पश्यन्तु मा चखेमिनो किंचित् सभ्ये दुःखमागमा भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमा। साधु साधु साधु। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। हम सभी जुड़े हुए मेंबरों को पुनः नमो बुद्धाय जय भीम अभिवादन करते हुए सभी पदाधिकारियों को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। जय भीम। जय भीम।